Hello everyone and welcome to Defense Studies. So today we will be discussing chapter number 9 of your fast track revision series of Indian polity by लक्ष्मीकांत. फंडामेंटल ड्यूटीज से अभी तक आपके CFF एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आए हैं. विल डिस्कस दैट. सो लेट्स बिगिन. फंडामेंटल ड्यूटी क्यों जरूरी थी, क्यों बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड नहीं थी. दिस वॉज बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड in the constitution under 42nd constitutional amendment act of 1976. क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, ये सभी हम देखेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल राइट. कहाँ से ये इंस्पायर है, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. दिस इज द बेसिक आइडिया वी बेसिकली टुक फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यूएसएसआर से हमने ये लिया है. ऑल्दो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मिलेगा. और जितनी डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस यूएसएसआर एंड जापानीज, बाकी जो डेमोक्रेसी लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई लिस्ट है नहीं सिटीजन्स के लिए. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स सी. जैसे मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड. उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट जो हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, यहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. ठीक है, तो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया है. और इसमें अगर हम देखें कुछ एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अब हम स्वर्ण सिंह कमेटी की हम बात करेंगे. लेट्स सी स्वर्ण सिंह कमेटी. वन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन और देयर मल्टीपल रिकमेंडेशन जो स्वर्ण सिंह कमेटी आप देखोगे. वन रिकमेंडेशन वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन द ईयर 1975 और 1977. यहाँ पे उन्होंने देखा कि इस टाइम पे द सिटीजन्स इमरजेंसी लगने के बाद दे फॉरगॉट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज. दे वर डूइंग लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी. सो बेसिकली इट स्ट्रेस्ड दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस that in addition to the enjoyment of right they also have certain duties to perform as well. इसका मतलब ये है आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो है, आप उसकी डिमांड करते हो, बट उसके साथ ही कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ऑब्लिगेटरी हो सिटीजन्स के ऊपर. ये नहीं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, आप कम्युनल सेंटिमेंट्स को इंस्टिगेट कर रहे हो, आप नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, यू आर गिविंग नो ऑनर टू द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग. ये सभी चीज़ें उस टाइम पे दिमाग में आई. तो अपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके व्हाट बेसिकली वी हैव एडेड पार्ट 4A. ये याद रहना चाहिए आपका, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A हमने ऐड किया था इसके अंडर. राइट. सो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने रिकमेंडेशन दी थी आपको याद होना चाहिए. 8 रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी. हालांकि 8 की 8 जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई. राइट, ये आपको याद होना चाहिए. जो 8 रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, उसकी 8 की 8 जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई. इसमें से कुछ एक रिकमेंडेशन को लेफ्ट आउट किया गया, बाकी अलग रिकमेंडेशन जो कमेटी थी उन्होंने अपने आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी. तो कौन सी वो रिकमेंडेशन थी जो स्वर्ण सिंह ने दी और उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई रिकमेंडेशन? पहली थी, उन्होंने एक प्रोविजन दिया पेनल्टी का. उन्होंने बोला पेनल्टी भी लगनी चाहिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है. पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रोविजन था, बट दैट इज बेसिकली और दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी. ओके. सेकेंड थिंग वॉज, ऐसा कोई लॉ नहीं होना चाहिए या फिर उस लॉ को कोई चैलेंज नहीं करेगा. जब भी आप कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज करने के लिए कोई लॉ बनाएंगे, ठीक है, अगर वो लॉ जो है इज इन कंटेंशन विद द फंडामेंटल राइट्स, तो उस लॉ को आप सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते. ये भी प्रोविजन इन्होंने लिखा. नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट on the ground of infringement of any of the fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the constitution. थर्ड पॉइंट जो इनका लेफ्ट किया गया, जो कि इंक्लूड नहीं किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, वो है ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी ने. ओके. सो देयर आर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. हम देखते हैं, ये लिस्ट है. ऑल दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए. कहीं पे भी आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हो, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को आप डाल सकते हैं. जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था, द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड. ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग civilized.
राइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन था इनडायरेक्टली। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, आप कॉन्टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से आए हैं, द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ओके, द फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेपर टू सिलेबस, राइट। सो देर आर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विच आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग। ये सभी आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। जैसे देर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक respect to the national flag and anthem, cherish and follow noble ideas of national struggle, right, ये important है। it's a moral duty also and it's a civic duty, ठीक है। moral duty कैसे है, जो noble ideas हैं national struggle के, अगर उसको आप फॉलो करेंगे और औरों को भी थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, तो दैट इज़ अ मोरल ड्यूटी। अदर इज सिविक ड्यूटी में आप बात करेंगे कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, दैट कम्स अंडर योर सिविक ड्यूटी, ओके। एंड अबव ऑल इट, अगर आप इसको देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स आप देखोगे, अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप इसको एनफोर्स कीजिए कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो की। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट दैट कैन बी एनफोर्स थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, और पूछा भी गया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, ये याद रहना चाहिए आपको कि इनको एनफोर्स किया जा सकता है लेजिस्लेशन ला के। देयर आर न्यूमरस लेजिस्लेशन, विल टॉक अबाउट कौन कौन सी लेजिस्लेशन आई है टू गिव इफेक्ट ऑल दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, विल टॉक अबाउट इट, ओके। उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म, जैसे हम बात करें, लिस्ट जो है ये नॉन एग्जॉस्टिव है। इसमें आप देखोगे कुछ एक जो चीज़ें हैं इंक्लूड नहीं की, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कास्टिंग वोट एंड पेइंग टैक्सेस एंड फैमिली प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें भी आपको डालनी चाहिए थी। इंडिया इज़ बेसिकली अफेक्टेड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, और इंडिया अभी आप देखोगे लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स भी अडॉप्ट करनी चाहिए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डालना चाहिए। पेइंग टैक्सेस, कास्टिंग वोट्स, दिस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये है नहीं इसके अंदर। दूसरा हम देखेंगे, somebody हैज़ बेसिकली क्रिटिसाइज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन्होंने बोला कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सुपरफ्लुअस है। कहने का मतलब है ये तो बेसिक चीज़ें आपको इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी। दिस थिंग्स आर बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी ह्यूमन बींग, ओके। कुछ एक काम की चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। Now another thing we can see is significance of fundamental duties, बहुत इंपॉर्टेंट है significance, आपको याद रहना चाहिए। पहला तो हम देखेंगे दिस नॉन जस्टिसिएबल नेचर। नॉन जस्टिसिएबल नेचर आपको पता होगा कि कोर्ट्स में जाके आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। दूसरा आप दिखाओगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, अगर मैं बात करूँ, दे सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये आपको याद रहना चाहिए। दे सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स, fundamental rights, they should also be conscious of the duties they owe to the country। ये एज अ बीकन लाइट की तरह काम करता है, ठीक है, कि आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं करेंगे, आपके पास दूसरे ऑब्लिगेटरी या फिर मॉरल आप बोलोगे प्रेशर भी है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी है। दूसरा, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तीसरा हो सकता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, जहाँ से आप डराइव कर सकते हो नोबल आइडियाज़ को, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फेस किया है, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो नेशन ने फेस किया है, ये सभी चीज़ें आप इसमें कोट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग यू कैन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। आपसे CAPF में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम एग्जामिन करने के लिए किसी लॉ को इंक्लूड कर सकते हैं? यस, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। इन 1992 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम ले सकते हैं इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और इफ़ अ कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इन क्वेश्चन
seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and 19. अगर वो लॉ जो है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो जो लॉ है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है, तो उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते. राइट, ओके. नेक्स्ट, द लास्ट इज सिग्निफिकेंस. दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. जो पार्लियामेंट जो है सुटेबल लेजिस्लेशन ला के इनको एनफोर्स कर सकती है. ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, जो इंदिरा गांधी ने क्या बोला था रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़. इन्होंने बोला था द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्ग्यूड दैट देयर इंक्लूजन वुड हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे. अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है इट विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. सेकंड थिंग शी टॉक्ड अबाउट इट, द मोरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वुड बी नॉट टू स्मूदर राइट्स but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their right. कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स की तो नॉलेज है, एट द सेम टाइम आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी नॉलेज रहनी चाहिए. ये जब ही हो सकता है जब आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करें, तभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया. ओके, वन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन गिवन बाय वर्मा कमेटी जो इन्होंने ऑब्जर्व किया. देखो, यू नीड टू लर्न द ईयर. वर्मा कमेटी कब आई आपको पता होना चाहिए. वर्मा कमेटी आई 1999 एंड देयर आफ्टर, इससे पहले आप बात करोगे जब स्वर्ण सिंह कमेटी की, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कमेटी कब आई. दिस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976. ओके, दोनों के ईयर आपको याद रहने चाहिए, नहीं करोगे तो फंस जाओगे. ठीक है, लेकिन देखो फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उसके बाद आप देखिए क्या हुआ. वर्मा कमेटी ने ऑब्जर्व किया 20 साल हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए, तो उन्होंने बोला कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालने से कुछ एक लेजिस्लेशन लेके आई है सरकार. ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़. कौन कौन सी वो लेजिस्लेशन लेके आई है जब आप देखोगे. प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971. ठीक है, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी से पहले ही आ चुका था. इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे और भी आप देखोगे. आरपीए एक्ट 1951, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी से पहले आ चुका था. ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आने से पहले आ चुकी थी. जैसे अगर हम बात करें द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसमें हमने बात की है वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स. ठीक है, 1972 में आ गया था ये इसके रिगार्डिंग लो. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ये हमने बाद में इनकॉर्पोरेट किया है जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर लिया. ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप इसमें डाल सकते हैं वो ये है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर प्रोविज़न है. किस तरह का प्रोविज़न है, अगर कोई भी लेजिस्लेटर या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हमें मिला करप्ट प्रैक्टिस करता हुआ या फिर एनिमिटी को बढ़ाता हुआ बिटवीन द कम्युनिटी, ठीक है, हेट स्पीच दे के, कम्युनल सेंटिमेंट इंस्टिगेट करके, इन सभी चीज़ों को करके, और आप देखोगे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल को इंस्टिगेट करके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको इलेक्शन से क्या किया जा सकता है, इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन दिस ग्राउंड. राइट, सो ये सभी चीज़ें थी जो कि आपको पता होना चाहिए. राइट, सो आई थिंक इतना बहुत है इसमें डिस्कस करने के लिए. कोई क्वेश्चन आपका बचा हुआ तो विल डिस्कस. लेट्स सी द प्रीवियस क्वेश्चन जो कि CAPF में पूछा गया है. So this is the question, which of the following concerns has found a place in both fundamental duties and directive principle of state policy. तो दोनों में देखना पड़ेगा. एक ऐसा आइडिया आपको ढूंढना है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी मेंशन है. और ये एक ही आइडिया है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो DPSP की बात करूँ तो ये आर्टिकल 48A के अंदर है. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ तो ये आपका आर्टिकल 51A के अंडर, और ये रहा आपका. ठीक है, आर्टिकल 51A के अंदर, और इसमें जो आप देखोगे टू सेव द कंट्री और टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइडिया ये है. तो दोनों आइडिया यहाँ पे आप सिमिलर से आइडिया है, ये आप देख लेना.
ठीक है. सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. कोई क्वेश्चन समझ में ना आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया, प्लीज़ कमेंट डाउन. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.